सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे इस वक्त जो मामला चल रहा है बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से और उनकी जो रिपोर्ट्स इस वक्त मंजर आम पर आई है, वो रिपोर्ट जो सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई 3 घंटे मुलाकात के बाद, और उस रिपोर्ट के बाद कई संजीदा सवालात उठ चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि उस रिपोर्ट में उनकी बीनाई के हवाले से कुछ खबरें हैं कि 15% उनकी विजन रह चुकी है और अदम सहूलियात उनको वहाँ पर मैसर थी, जिसकी वजह से गफलत बरती गई और यहाँ तक मामला पहुँचा। ये उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। अदालत को बताया गया कि अब इस सिचुएशन के हवाले से जो सूरत हाल बन रही है उस पर कुछ किया जाए, और अदालत का उस पर हुक्म आया कि जी 16 फरवरी तक इमरान खान साहब के हवाले से, जो उनकी सेहत के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड वो टीम जाएगी, वो उनका चेकअप करेगी, और इसके साथ साथ उनकी जो फैमिली से उनकी मुलाकातें हैं उनको बहाल करने का भी कहा गया। लेकिन अब सारे सूरत हाल में अपोजिशन जो है वो आज कह रही है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर तब तक धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा जब तक उनको मुकम्मल इलाज की सहूलियात इमरान को नहीं दी जाती और उसके साथ साथ उनकी मुलाकातें बहाल नहीं की जाती। अब देखना ये होगा। आज अलीमा खानम साहिबा ने इस पर यह सवाल भी उठाया कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तहरीरी तौर पर नहीं आया, ये भी एक तशवीश पाई जा रही है। और सलमान सफदर साहब कल ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। कितने चांसेस हैं, क्या मामलात बन रहे हैं, साथ साथ जो डील की बातें हैं वो भी हम देख रहे हैं कि अब जोर पकड़ती चली जा रही हैं, जैसे एहतशाम साहब हमें इस हवाले से खबर भी दे चुके हैं। बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ एडवोकेट राजा खालिद साहब लीगल एक्सपर्ट वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, इस वक्त क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में, क्या खबरें चल रही हैं? मुलाकात के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जोर पकड़ता जा रहा है मुतालबा कि जी फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए बानी पीटीआई के साथ, और उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं ज़ाती मौलिज, उनकी एक टीम भेजी जाए। तो गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, हम ना शहर इक़्तिदार में 2-3 चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। एक बात तो जिस पे मेरा ख्याल है सब तरफ से कंसेंसस हो रहा है कि इस बहस से हट जाया जाए कि जी उनकी सेहत कितनी ठीक है, कितनी ठीक नहीं है, और ये कि जी उनके हकूक़ कितने हैं, कितने नहीं हैं, ये एमरजेंसी का मामला है। अगर ये कहा जा रहा है कि जी उनकी 85% तक नज़र जो है ना वो बिनाई कम हो चुकी है, खुदा ना खास्ता, तो उन्हें फौरी तौर पे, और मैं तो कहूँगा कि अगर वो कहते हैं कि जी उनके पर्सनल फिजिशियन या जो भी इस हवाले से एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनसे चेकअप करवाया जाए। और ये खुदा ना खास्ता ये जो बिनाई का मामला है ये बड़ा सीरियस और बहुत ही संजीदा मामला है। हम ना इस पे हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बात यह है कि अगर इसको ठीक करने की जरूरत के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। ये अपनी भी समझा रहे हैं ना, ख्वाजा साद साहब का भी हम देख रहे हैं ट्वीट इस हवाले से उन्होंने कहा, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी एक तोहफा होता है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं जब बंदा कोई जेल में जाता है तो कोई ना कोई बीमारी लेके आता है। जाहिर सी बात है, जब आप आइसोलेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो बीमारी तो आपको पता है आधी से ज्यादा बीमारी तो सोचने से लग जाती है। चलें, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इस पे तो मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं कहेगा कि खुदा ना खास्ता उनकी आंख का कोई इशू बन जाए। अब 2 चीज़ें हम ना बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं जो इस वक्त जो पीटीआई के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा मसला बन रही है। आपको याद होगा सलमान सफदर साहब ने जब 3-4 दिन पहले मुलाकात की थी बानी पीटीआई से, और मुलाकात के बाद उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, वो ये आके कहा था कि बानी पीटीआई की सेहत अच्छी है। जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने इस बात को कंट्राडिक्ट किया कि जी मैंने तो ये बात ही नहीं कही थी। अभी आमना मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि ये सब लोगों के पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था उनकी सेहत ठीक है। वो वक्त चला गया कि जिस तरह अखबारात होते थे, आप अपनी बात से मुकर जाते थे, कोई सबूत नहीं होता था, तो लिहाजा ये सेकंड थॉट उनकी तरफ से आया। क्यों आया ये सोचने वाली बात है। अब अगली बात यह है कि जी अब उन्होंने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि जी ठीक है फौरी तौर पे इलाज करवाया जाए, सब कुछ किया जाए, मेरा ख्याल है मामला उस तरफ भी जा रहे हैं। अब 2 चीज़ें हुई हैं, हम ना इसी को देखें, थोड़ा सा स्टोरी में झोल नज़र आता है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। देखें, जिस दिन बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, उसी दिन आमना उनकी मुलाकात शाम को बुशरा बीबी के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी भाभी के साथ मुलाकात होती है। उनकी बेटी बाहर आके कहती है, सेहत के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि जी उनकी सेहत ठीक है।
अभी आपने देखा ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये आपको समझने वाली बात है, आपको मजे कि उन्होंने क्यों कहा। फिर ये बात हो रही है कि जी 3 माह से उनकी आंख का इशू था। दिसंबर के महीने में मुलाकात बैरिस्टर इन्होंने सलमान सफदर ने की थी, उन्होंने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया था। अलीमा बीवी ने मुलाकात की थी, उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया था। अब ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? मान लिया है एब्रप्टली कुछ हुआ है, हमें तो उस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। अब खबर की तरफ आ जाते हैं आमना, के मामला किधर जा रहा है। देखें, एक तो जो बात हो रही है एनआरओ की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, इसके लिए एक लफ्ज मैं आपको कॉइन कर देता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कर लिया जाए कि दोनों तरफ से कोई एम्बैरेसमेंट किसी के लिए ना हो। लेकिन साथ साथ आमना मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, वो सारे सेफगार्ड लेने के बाद उस तरफ जाएगी। और सेफगार्ड क्या है, वो लफ्ज यूज किया जा रहा है कि जी वो कानूनी भी होंगे, वो आईनी भी होंगे, वो पार्लिमानी भी होंगे, वो अखलाकी भी होंगे। ठीक है, उसके बाद ये मामला आगे की तरफ जाएगा और फिर अगर ये उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है या अल्टीमेटली वो जाते हैं बनी गाला जाते हैं या सलमान अपने मान पार्क जाते हैं, तो फिर ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से कि वो अपनी पुरतशद्दद सियासत को जारी नहीं रख सकेंगे। अगर वही बयानबाजी वही होंगे तो आमना, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि मैसेज है कि फिर यही होगा कि दोबारा से जेल भेज दिया जाएंगे। इनका इलाज मुआवजा कराने के बाद आँख का मसला अल्लाह ठीक कर दे, फिर कैदी नंबर 804 होगा, वही जेल होगा, वही स्टेटस को होगा। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, जहाँ हुकूमत को कंसीड करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, उन्हें भी होना चाहिए, पीटीआई को भी देखना चाहिए। पीटीआई का बयानिया इसलिए पिट रहा है। अभी आप देखें शफी जान साहब, लेकिन हुकूमती वज़रा बड़े हम देख रहे हैं उनके भी बड़े मिले जुले से इस वक्त बयानात आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हों या बाकी जो लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम जहां बानी पीटीआई जिस डॉक्टर से भी इलाज कराना चाहते हैं, इख्तियार वली साहब का भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं हमें लिख कर दे दें, दरख्वास्त दे दें, उसी डॉक्टर से उनका इलाज हो जाएगा। सो फिर रुकावट कहाँ पर है? रुकावट तो कोई नहीं है। अगर आप मुझे बताएं कि उनकी सीरियस हालत है तो वो लिख के दे दें, कह दें जी इनसे करवाना है इलाज, तो इलाज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखें ना, जो एक तकलीफ दे बात बन रही है वो ये बन रही है कि जी अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मामला ठीक नहीं होते तो फिर क्या होगा। मेरा अपना ख्याल है, देखिए मुल्क सफ़र कर रहा है, ये सियासी दर्जा हरारत हर आए दिन ऊपर चला जा रहा है, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो लीड कर रही है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और ये चंद दिनों में, फरवरी के महीने में मामला इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है कि इसको नीचे लाने की ज़रूरत है। और ये सॉरी करके दोनों साइड पीछे हटें और सेहत का मामला उनका ठीक हो और फिर सियासी रवैये दोनों तरफ से ठीक हो जाएं। आपके लिए, मेरे लिए, बड़ा जरूरी है। राजा साहब तो बहुत अच्छा हो। जी राजा साहब, इन रिपोर्ट्स की रोशनी में और जो अभी ये सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई के आप किस हद तक चांसेस देख रहे हैं? ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है? जी देखिए, बात यह है कि जब भी किसी एक्यूज की, चाहे वो कन्विक्ट हो या जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, उसका जेल में इलाज मुमकिन ना हो तो फिर एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है, या उसकी सेहत ऐसी है कि उसे स्पेशल निगहदाश्त की खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, तो फिर एप्लीकेशन मूव की जाती है बेल के लिए ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो फिर कोर्ट उसका जायज़ा लेके सारी रिपोर्ट्स वगैरह, या कोर्ट ये भी कर सकती है कि कोई मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके तो उससे राय ली जाती है कि वाकई इनकी बीमारी ऐसी है कि इन बेल के बगैर इनका इलाज नामुमकिन है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है, आसिफ अली जरदारी साहब का आपको याद होगा कि उनका जब जेल में इलाज नहीं हो रहा था या नहीं हो पाया था तो फिर उन्हें यहाँ पिम्स में दाखिल कर दिया गया था, एक पूरा ब्लॉक उनके हवाले किया गया, उसमें 6-7 कमरे थे, तो वो और उनका स्टाफ वहाँ पे रहता था, लेकिन वो स्टिल ही वाज इन कस्टडी। तो एक तो ये सूरत बनती है। दूसरा ये है कि फिर मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर पाएँ और सब्सटेंशियल कोजेंट कन्विंसिंग किस्म की एविडेंस मौजूद हो कि उसकी मुलज़म की ज़िंदगी को ख़तरात लाकें, तो फिर उसे मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी जाती है। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हेल्थ है, जो प्रिजनर्स है ना, इनके भी राइट्स होते हैं। ये नहीं होता कि किसी को अगर सजा हो गई तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो गए। जो यूएन चार्टर की अगर बात कर लें या ICESCR जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट
ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स, ये 1976 में इसे जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। और इसी तरह जो हमारा ये क्या कहते हैं इसे, पाकिस्तान का प्रिजन एक्ट है, यानी वो प्रिजन एक्ट है 1894 का, और उसकी रोशनी में रूल्स फ्रेम किए गए 1978 में। तो इस एक्ट की सेक्शन 37 भी ये कहती है कि अगर मुलजम को इस तरह का, जिस तरह एहतशाम साहब ने फरमाया, वैसे ये बात अपनी जगह एक सवालिया निशान है। अचंभे की बात है कि दिसंबर में उनसे मुलाकातें हुई, सलमान सफदर साहब की पहली मुलाकात भी हुई। ये एब्रप्टली मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होता कि विद इन डेज या विद इन आवर्स या विद इन वीक्स आपकी नज़र एकदम ख़राब हो जाए, एकदम ड्रॉप हो जाए और आप अपनी आईसाइट लूज कर बैठे स्वाय किसी इंजरी के। तो उस वक्त ऐसा इसका खदशे। चलिए राय साहब, उनको एक चीज बताइएगा राय साहब, मैं राय साहब से एक चीज पूछूं। देखिए, अब आमना भी बात कर रही थी कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से जो है ना वो तोपों का रुख जो है ना वो मुड़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा मामले को केपी की हुकूमत बहुत खराब कर रही है। अभी आप देख लें कि केपी के चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं शफी जान साहब, वो क्या कह रहे हैं, इतनी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान की आंख कुछ हो गया तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी, सबकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। एक दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी उनका कंटेनर आजादी मार्च का बिल्कुल तैयार है, आजादी और मौत का। और तीसरा एलिमेंट देखिए कि जो मरकजी हुकूमत इनकी पार्टी है वो सेंटर में बैठी, वो इसको डिसोन कर रहे हैं। वो कहते हैं हम कतई तौर पे कोई लॉन्ग मार्च, कोई आजादी मार्च नहीं कर रहे, हमारा फोकस ये है कि इस वक्त उनकी सेहत ठीक की जाए। तो ये दोनों चीजों को एड्रेस किया जाए कि वो इतने ज्यादा जाराना मूड में क्यों है केपी के चीफ मिनिस्टर, उनके लोग, जबकि उनकी बाकी पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो उनसे अपने आप को लातल्लुकी का इजहार कर रही है इनसे। मेरे ख्याल में एहतशाम साहब, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान साहब समेत जितनी इनकी पार्टी की क़यादत है, स्वाय चंद लोगों के जो महदूदे चंद हैं, आ फ्यू पीपल, उन्हें छोड़ के बाकी सारे लोग ये अपनी जबान की मार खा रहे हैं। मैं हकीकत आपको बता दूं, खान साहब ने भी ऐसे ही, देखिए ना, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और उनका मैं कह चुका हूं कि ये ह्यूमन राइट है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट है कि उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए, सेहत पे सियासत ना की जाए। उनका इलाज अगर जेल में नहीं हो पा रहा, फौरन उन्हें किसी, जहां वो अपने अगर पर्सनल फिजिशियन से इलाज करवाना चाहें, किसी भी डॉक्टर, मतलब ये है और मकसद ये है कि वो उनकी जो सेहत है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा अच्छी तरह से कि किस तरह मियां नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ाया गया, किस तरह कुलसूम नवाज शरीफ की सेहत का मजाक, ये सारा उन्होंने उनका अपना किया धरा है। और अब आगे जो एक लास्ट चीज मैं उनसे कानूनी नुक्ते पे बात करनी है, एहतशाम साहब आपकी इजाजत से। लेकिन इमरान के सपोर्टर भी हैं, वो हैं हमारे बैरिस्टर एतजाज हसन, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था कुलसूम बीवी मरूमा की, जिसको कहते हैं, सेहत के बारे में, और फिर उन्होंने ऐलानान इसकी माफी भी मांगी थी कि मैंने गलत, चले वो चीजें गुजर चुकी हैं। खालिद साहब, एक और चीज, सलमान सफदर साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब दरख्वास्त का कहा है प्ली रिहाई के हवाले से मेडिकल ग्राउंड्स पे, उन्होंने उसमें बुशरा बीबी के हवाले से भी उनका भी जिक्र किया है कि उनकी भी रिहाई के लिए हम दरख्वास्त देंगे। उनकी किस बुनियाद पर आप समझते हैं कि दरख्वास्त दी जाएगी? देखिए, मैं तो नहीं समझता स्वाइस के कि उनका जो अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तोशाखाना 2 में, और वो जो 190 मिलियन पाउंड के केसेस हैं, इन 2 केसेस में अपील पेंडिंग है। तो होता ये है कि जब अपील पेंडिंग हो तो उसके साथ एक एप्लीकेशन दी जाती है अंडर सेक्शन 4 to 6 CRPC, जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत के जी टिल दी फाइनल हियरिंग ऑफ द अपील द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ द एक्यूज्ड में काइंडली बी सस्पेंडेड। तो उसकी सस्पेंशन के लिए वो जा सकते हैं और फर्दर ये ग्राउंड ले सकते हैं जी कि अब उनकी जो इमरान खान साहब की बिलखसूस के मेडिकली उन्हें एग्जामिन किया गया है या बोर्ड की ये फाइंडिंग है तो उन्हें बेल दी जाए। तो मैं बुशरा बीबी के हवाले से तो नहीं समझ सकता कि उन्हें कोई उनका राइट बनता है किसी ग्राउंड पे। हाँ, औरत होने का एक जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मौजूद है कि बेल ग्रांट की जा सकती है, लेकिन वो ट्रायल स्टेज पे है। लेकिन जब कन्विक्शन हो जाए तो फिर वो जो 426 की पिटीशन है उसी की समाअत करते हुए अगर वो सजा कोर्ट सस्पेंड कर दे
तो फिर आप बाहर आ सकते हैं, आप बेल आउट हो सकते हैं। ठीक है। अब वो कौन सा जाहिर है कॉम्पिटेंट वकील है, माशाल्लाह समझते हो सारी बात। और ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात है, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने बड़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया था इमरान खान की सेहत के हवाले से। बाकी उन्होंने कहा कि मैं ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। अब ये नई बात आई तो गुफ्तगू भी कर रहे थे वो, ये शायद एतराज़ भी कर रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यही कहा गया था कि किसी भी किस्म की गुफ्तगू बाहर आके नहीं होनी चाहिए। सो मे बी वो अल्लाह करे, मैं इस पे तो सही बात है कि ये तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि उनका बुनियादी हक है, किसी भी मुलजम का बुनियादी हक होता है, हर एक की जान कीमती है और इमरान खान साहब का प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर बेल के जरिए उनका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है, अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं उस हवाले से भी जो भी सिक्योरिटीज हैं या शोर्टीज हैं ये सारी वो लेके बॉन्ड्स वगैरह लेके उन्हें बाहर भेजा जा सकता है। राइट, थैंक यू सो मच राजा। इजाजत में आखिरी जुमला एक मैं कह दूं, बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं इमरान खान की सियासत को देख के, उनकी पार्टी को देख के, उनकी सेहत को देख के। ये मेरा ख्याल है ये बड़ा नाजुक लम्हा है कि जहाँ पे हुकूमती लोगों को भी सोच सोच के बात करनी चाहिए, खास तौर पे पीटीआई की क़यादत और इनकी सूबाई क़यादत को, ऐसा ना हो कि कुछ मिलते मिलते इनसे दूर हो जाए चीजें। तो ये मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे एक बहुत बड़ा देखिए ना शाम साहब, वो एक नहीं कई मौके इस तरह के गंवा चुके हैं, ज़ाया कर चुके हैं अपनी जबान की वजह से, अपनी हरदर्मी की वजह से। तो अब तो मेरे ख्याल में उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि ये नहीं है। देखिए ना, आप बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें, वहां पे वो जमात इस्लामी का ही आप देख लें, कितने लोगों को हैंग किया गया, सबर का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आज एक बड़ी पार्टी बन के सामने आए, दो के उन्हें हुकूमत नहीं मिली, लेकिन ये सीखे यानी गिरदो पॉइंट आपका इस हवाले से आ चुका है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो शाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे बांग्लादेशी इलेक्शंस के हवाले से। तारीखी हम देख रहे हैं आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। 300 रुकनी पार्लियामेंट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं, जबकि जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 68 नशस्तें मिली और उन्होंने नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। जेन ज़ी की नेशनल सिटीज़न पार्टी 5 नशस्तें हासिल करने में कामयाब रही है, जिसे नौजवान वोटर्स की अलामती कामयाबी करार दिया जा रहा है। साथ ही आइनी इस्लाहात पर रेफरेंडम में वज़ीर आज़म के लिए 2 मुद्दत की हद, निगरान हुकूमत और ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने जैसी तजावीज़ के हक़ में अक्सरियती वोट पड़े। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इस्लाहात सियासी तवाज़ुन और इदारा जाती इस्तेहकाम को मुतासर कर सकती। अब इन इलेक्शंस के हवाले से क्या मंजरनामा वहाँ पर रहा, क्या हालात रहे, किस तरह के ये इलेक्शंस हुए हैं और साथ ही साथ इसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, क्या क्या तब्दीलियाँ वहाँ पर आएंगी, इस पर बात करने हैं। एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेल नॉन जर्नलिस्ट एजाज़ सईद साहब, जो कि बांग्लादेश में मौजूद हैं, वहाँ से कवरेज करते रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। तो उनसे जानते हैं, एजाज़, किस तरह से आपने देखा इन इलेक्शंस को, क्या क्या तब्दीलियाँ वहाँ पर आने वाली हैं, साथ ही साथ वहाँ के लोगों में क्या मिजाज पाया जा रहा है इलेक्शंस के साथ, शफाफ और मोतबर क्या कहा जा रहा है, किस हद तक ये इलेक्शंस हुए? इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और उन्हीं की जमात तमाम कलीदी ओहदों के ऊपर अपने नामजद अफराद को, अपने नामजद वज़रा को तैनात करेगी। जो सूरत हाल यहाँ पर ढाका की है कि आम आदमी बड़ा खुश है, ख्वातीन बड़ी खुश हैं, जो बूढ़े हैं वो बड़े खुश हैं, मिडिल एजेड लोग वो बहुत खुश हैं और सबसे अहम ये कि यहाँ पर नौजवान तबका बड़ा खुश है। तो यहाँ पर तो बड़ी जुबिलेंस है, इसमें कोई राय दूसरी नहीं है। देखिए एजाज, आपने बड़ी अच्छी बातें बता दी, ओवरऑल बड़े कॉम्प्रिहेंसिव आपने कवरेज किया, वहां से बैठ के कर भी रहे। ये बताएं कि अब दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट जो इसका रीजनल इंटरनेशनल बनता है और इसमें पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया। अभी देखिए जिस तरीके से हुसीना वाजिद ने इस सारे इलेक्शन को फास्ट डिक्लेयर किया है, जबकि मोदी की हुकूमत ने इन नताइज को मानने के बाद उनको मुबारकबाद भी दिया तारिक रहमान को। आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भारत का रवैया क्या होगा, चाइनीज और अमेरिकन इलेक्शन को आप किस तरह देखेंगे, पोस्ट सिनेरियो आप इलेक्शन का क्या देखते हैं? शाम साहब, जो नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, ये शेख हसीना के लिए और अवामी लीग के लिए तो एक बुरी खबर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने
अपनी इंगेजमेंट बांग्लादेश की नई हुकूमत के साथ करना शुरू कर दी है। जो बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हिंदुस्तान को हुआ वो यही था कि उन्होंने तमाम अंडे एक ही बकेट में यानी कि अवामी लीग की बकेट में डाल दिए थे। अब हिंदुस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बीएनपी के लीडरों से मिल रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी मिले हैं और इलेक्शन के दौरान भी मिले हैं ताकि इंगेजमेंट उनकी हो। जमात इस्लामी के लीडर से भी वो मिले हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत री इंगेजमेंट कर रहा है, अपनी इंगेजमेंट कर रहा है नई हुकूमत के साथ और नई जो पॉलिटिकल रियलिटीज है उनके साथ, और उसकी ख्वाहिश होगी कि वो इनको अपनी तरफ रखे। ताहम जो बीएनपी है वो तनकीद करती है भारत के ऊपर कि भारत ने शेख हसीना को प्रोटेक्शन दे रखी है। जमात इस्लामी भी करती है लेकिन बीएनपी भी करती है। एट द सेम टाइम अगर आप रीजनल प्लेयर्स का देखें तो चाइना के भी यहाँ पे इंटरेस्ट है और अमेरिका के भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। अमेरिका भी यहाँ पर एक अड्डा है वो बनाना चाहता है, और चाइना का भी यहाँ पे मुख्तलिफ दरियाओं के साथ एक प्रोजेक्ट था वो चाइना का था, और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के। तो इंटरेस्ट चाइना का भी है और अमेरिका का भी है, और जाहिर है भारत का इंटरेस्ट है ही है। लेकिन अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को यहाँ पर एक बड़ा कुशन मिला है, आम आदमी भी पसंद कर रहा है, और जो बीएनपी की गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान को पसंद करती है। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, वहाँ से हमारे साथ राब्ते में थे, ज्वाइन किया, उन्होंने इस हवाले से बात की। एहतशाम साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये जो ख़ास तौर पे अब ये जो इलेक्शंस हुए हैं ऑब्वियसली सबकी इस पे नज़रें थी, और शुक्र है कि वहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो कामयाबी से हो गए। लेकिन जमात इस्लामी के जो रिजर्वेशंस आए हैं, एक तो वो कितने आप समझते हैं क्रेडिबल हैं, दूसरी ये कि इसके बाद अब जो ये हुकूमत बनने जा रही है उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आके दरपेश हैं? देखिए हमने तब तकरीबन 70% तक जब तक रिजल्ट आ चुके थे तो जमात इस्लामी ने इसको एक्सेप्ट किया था और उन्होंने तारीफ की थी और उन्होंने मुबारकबाद भी थी तारिक रहमान साहब को। अब जब ये सारा फेज मुकम्मल हो गया तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं इनकी कुछ समझ नहीं आ रही, बाद में क्लैरिफिकेशन आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन जनरली बहरहाल वो तस्लीम तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि ये जो इत्तेहादी हैं इनके तारिक रहमान की नेशनल पार्टी की वो हुकूमत बनाएंगे। और इनकी एक बात अपनी जगह मौजूद है, जमात इस्लामी के जो हेड है वो ये कह रहे हैं कि जी हम कोई मनफी सियासत नहीं करेंगे, हम खामखा के लिए मसाइल मुश्किलात हुकूमत के लिए पैदा नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत अच्छी एक रविश है। आमतौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता है। दूसरा हमने इसकी और बड़ी अच्छी डायमेंशन है, मैंने बहुत कम मुल्कों में देखी है कि एक ही दिन इलेक्शन हो और एक ही दिन एक रेफरेंडम भी हो जाए जिसमें उन्होंने आपने देखा अपनी आनी इस्लाहात की बात किया है, 2 टर्म से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, औरतों के हकूक, सब कुछ होने के बावजूद बहरहाल आपने देखा तो औरतों की तादाद बड़ी कम थी इसमें जिन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए गए। अब मेरा ख्याल है जो वो सिनेरियो एक बन रहा है सिलसिला, उसमें हम पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबरें हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हर सतह पे लहजान बढ़ रहा है, सियासी सतह पे, फौजी सतह पे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और जिसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहा जा रहा है कि जॉइंट वेंचर्स जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के दरमियान होंगे, तो इसके तो बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। एक 15 साल तक तो हमने बड़ी इसमें तकलीफ परेशानियां देखी। दूसरी डायमेंशन इंटरनेशनल मेरा ख्याल है वो बहुत अहम है, क्योंकि चाइना का असर सूख तो वहाँ बहुत बढ़ गया है, बावजूद इस बात के कि अवामी लीग ने जो मसाइल पैदा किए लेकिन उन्होंने इसको छेड़ा नहीं है। जो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं चाइनीज के, वहाँ पे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है और बहुत सारी चीजें हैं। अब यही चीजें देखने वाली हैं, ये इंश्योर करेगी नई पार्टी के या जो बाहर के लोग हैं उनके साथ हमारे मामलात पहले की तरह ठीक रहे। हिंदुस्तान का मामला भी देखने वाली बात होगी कि अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पहला रिएक्शन तो मोदी ने मुबारकबाद जो दिया है बहुत अच्छा किया, जैसे एजाज भी बता रहे थे, लेकिन साथ साथ आप देख लें जिस तरीके से सिलेक्शन को खराब करने के लिए क्या नहीं किया, $10 मिलियन भी उन्होंने दिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये इतनी आसानी के साथ मामला नहीं जाएगा, हिंदुस्तान के 2 फेज आपको देखने पड़ेंगे, 2 डबल चेहरा होगा उनका। एक तरफ वो सॉरी करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मामला बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ पूरी कोशिश होगी कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें वो। और अवामी लीग आपने देखा जिन पे बैन है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। उनके कुछ लीडर जो बैठे हुए हैं वहाँ पे रैली में, खासतौर पे हुसैना वाजिद बैठी हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रही हैं, बावजूद इस बात के उनका आपने देख लें वादा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उनके साथ साइन किया 2016 की, 2015 की, 2016 में उसको रेटिफाई किया गया था। वो तो उनको मांग रहे हैं कि ये मुजरिम है, कौमी मुजरिम हमें दे, वो नहीं दे रहे।
ये भी एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं वाज़ेह तौर पे सामने बात आती है कि अपने पास रख के हिंदुस्तान हसीना वाजिद को किसी स्टेज पे इस्तेमाल करेगा। ये चीज बांग्लादेश की हुकूमत जो है ना वो डेफिनेटली उनकी इस पे नजर होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश की कौम लोग जो है जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके अंदर है, समझ बूझ है, मेरा ख्याल है वो खुद भी जो है ना वो इस पे नजर रखेंगे और कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि अवामी लीग दोबारा से आए और वही जिसको कहते हैं जुल्म और ज्यादती का दौर वहाँ पे शुरू हो जाए। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, इस पर आपका तज्जिया आया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे भारत की, जिसका जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के मुआहदे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 39 अरब डॉलर का दिफाई सौदा दिफाई हुसूल काउंसिल से मंजूरी का मुंतज़र है, जिसे रवा माह हतमी शक्ल दी जा सकती है। ये पेशरफ्त नाजरीन फ्रांसीसी सदर के मुतवक्का दौरा भारत से कबल सामने आई है, क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया स्क्वाड्रन्स की शदीद कमी का शिकार है। मुआहदे की खबर आते ही सोशल मीडिया सार्फिन ने गुज़श्ता पाक भारत कशीदगी को याद करते हुए तंज़िया तबसरों की भरमार कर दी। किसी ने पायलट्स खरीदने का मशवरा दिया तो किसी ने भारत की दिफाई खुद कफालत पर सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया पर स्कोर 0-6 पर 114 तक जाने के तबसरे भी सामने आए हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं, जो मुआहदा है, ये इसकी स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है, पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है, और साथ साथ ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब फॉर योर टाइम। इस वक्त जो हम देख रहे हैं 114 राफेल जेट्स की जो ख़रीदारी है, इसकी आप स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या समझते हैं, और इससे क्या भारत की जो एयर कम्बैट यानी फ़ज़ाई जंगी सलाहियत है वो, और जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो किस हद तक बेहतर होगी? जी बहुत आमना आपने इनवाइट किया। देखिए, ये हिंदुस्तान का ये बाई कंपल्शन मुझे लगता है फैसला है, और उसकी रीज़न ये है कि पहले सबसे उन्होंने 1985 में तेजास जहाज़ बनाने की कोशिश की, और जो ज़ाहिर 40 साल हो गए आज भी जारी है कि किसी तरीके से उनकी एयरफोर्स में इंडक्ट हो सके। और जब ये 40 साल पहले तेजास इंडक्ट करने का प्लान बनाया गया था, उस वक्त उनके पास MiG-21 थे, और उनका प्लान था ग्रेजुअली फेज आउट करके रिटायर कर देंगे इन जहाज़ों को, और उनको आराम से आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली तेजास प्लेस करता जाएगा। उस जहाज़ को बनते हुए 40 साल हो गए, और आज 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज़ हैं उनके पास। और फिर उसके बाद उनके साथ एक और इंसिडेंट हुआ जो दुबई एयर शो का था, उनका तेजास क्रैश कर गया, और उनके लिए ये तेजास जहाज़ बनाने की एक सबसे बड़ी इंसेंटिव ये थी कि वो रीजनल कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ, वो अपनी एयरफोर्स को भी नहीं दे सके। अपनी एयरफोर्स को नहीं दे सके तो वो, मैं नहीं कह रहा, उनके एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि मुझे 2016 में मैंने 40 जहाज़ों को ऑर्डर किया था, और 10 साल गुजरने के बावजूद उन्होंने कहा, पिछले साल कहा था, उस वक्त 9 साल हुए थे, कि मुझे एक भी जहाज़ नहीं मिला। तो वो एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनके एयरफोर्स चीफ में नजर आया मुझे, जो एक अनकंफर्टेबल था कि रिप्लेस नहीं हुए जहाज। आपने नोट किया, मैं हिस्ट्री इसलिए कर रहा हूँ कि हम बेहतर समझ पाएं। बिल्कुल। MiG-21 जिस जहाज को रिप्लेस करना था, वो तकरीबन 800 के करीब, 850 के करीब जहाज हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए, जिसमें से 400 जहाजों का क्रैश हुआ, जिसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए, जिसमें 33 सिविलियन जमीन पर मारे गए। तो इतना नुकसान हिंदुस्तान ने क्यों उठाया? बुनियादी तौर पर यही कि वो अपना जहाज एक टाइम पे तेजस को इंडक्ट नहीं कर सके अपनी एयरफोर्स। वो उसी MiG-21 को रिकवर करके, स्पेयर पार्ट्स एक दूसरे से शिफ्ट करके चलाते रहे, कॉम्प्रोमाइज करके। तो अब जब आते हैं राफेल के ऊपर, राफेल 36 इन्होंने लिए थे, 2016 में ऑर्डर किया था उन्होंने। जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, उस ऑर्डर दिए तकरीबन 3.25 साल हो चुके थे, और फरवरी 2019 का जब वाकया हुआ था, तो ये वही रेफरेंस था जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये करते, क्योंकि वो ऑर्डर दे चुके थे। उस वाकये के, अभिनंदन की शूटिंग के तकरीबन 4-5 महीने बाद उनको पहला राफेल मिला था 2019 में, और आहिस्ता आहिस्ता उनको तकरीबन 5.5 साल में उनके ये 36 जहाज पूरे हुए। अब आते हैं राफेल ही क्यों। राफेल मैं अभी भी कहता हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में, मैं कनाडा गया, मैंने वहाँ भी इंडियन जर्नलिस्ट को भी कहा कि राफेल बहुत ज़बरदस्त जहाज है। दुनिया के 4-5 टॉप के मुल्कों के अगर जहाज में गिनूँ तो उसमें राफेल आता है, लेकिन अगर आपने उसको एम्प्लॉय ठीक नहीं किया तो जहाज का तो कोई कसूर नहीं है। दैट्स नंबर 1। अभी हिंदुस्तान ने ये रियलाइज कर लिया है कि हमारी जो तेजस बनाने वाली कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और खुद इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने खुद कहा कि हमें एक फाइटर जहाज चाहिए, और जितना डिले हो रहा है वो टेक्नोलॉजी डिनाइड है हमारे लिए। नंबर 1। फिर उन्होंने एक एमका जहाज बनाने का सोचा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये उन्होंने कहा जी स्टेल्थ जहाज होगा, और ये 4.5 नहीं 5th जनरेशन होगा। उसका एक और कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
उसके बारे में कहा जा रहा है कि 1932 से लेके 35 तक मटेरियलाइज होगा। तो ये तेजास अगर आज ही ऑर्डर करते हैं 114, तो मैंने अभी कंफर्म किया है कि 25 जहाज एवरेज राफेल कंपनी जो है वो सालाना बनाती है 25, और अगर वो 25 के 25 ही हिंदुस्तान को देने शुरू कर दे और दुनिया में किसी को ना दे, फिर भी 5 साल चाहिए उनको, और आज से डिलीवरी हो जाए तब 5 साल चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट होता है, अभी तो उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जब एग्रीमेंट होगा फिर 2 साल उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, बहुत सारी चीजें वो करना चाह रहे हैं, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, 7-8 साल का मुझे लगता तो है। लेकिन 3.25 ट्रिलियन आप समझते हैं ये जो मुआहदा हो रहा है कॉस्ट इफेक्टिव या ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से मुनासिब है? कॉस्ट देखिए आपने बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अपने लोगों को इस वक्त ये इंसेंटिव दे रहे हैं, जो इंडिया के लोगों को तसल्ली कराई जा रही है ये कह के कि हम इसलिए 3.2 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं कि हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चाहते हैं। आप अगर रिकॉल करें मई 2025 का वाकया, तो इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज्यादा ये ग्रीवेंसेस थी या जस्टिफिकेशन थी कि हमें राफेल के सोर्स कोड नहीं पता थे। सोर्स कोड कुछ नहीं होता, सोर्स कोड एक मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेड करने के लिए आपको चाहिए होता है टेक्नोलॉजी, वो नहीं देता कोई भी आपको दूसरा मुल्क, जिसकी वजह से हमने GF-17 थंडर बनाए थे कि हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो ये उसको सोर्स कोड कहते हैं। अब ये ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं राफेल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, मार्शल दसॉल्ट जो कंपनी है उसको ये कह रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली मोस्टली इंडिया में होनी चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना हो। ये लोगों के लिए, ये गवर्नमेंट को ये बजट इसलिए इंक्रीज करके बताया जा रहा है कि हमने क्योंकि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करनी है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, जिसकी वजह से ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है। और जो इनके मेक इन इंडिया गोल्स थे वो जो सेट किए गए थे, लोकल इंडस्ट्री के हवाले से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट के हवाले से तो आपने बात कर ली है, उस गोल का क्या होगा? दूसरा, पाकिस्तान पर ये कहिएगा कि किस हद तक असर आएगा? देखिए स्लोगन तो उनका बहुत, अपने लोगों को अच्छा टेम्पटेशन उन्होंने की, मेड इन इंडिया वाला स्लोगन तो अच्छा था उनके लिए कि हम एक इंडिपेंडेंस करें, लेकिन कहना और चीज होती है, करना और चीज होती है। मैं दोनों एयरफोर्सेस को काफी करीब से पढ़ता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे पाक फिजाइया के जो सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू है, मैंने उनको बहुत एग्रेसिव पाया। अपना काम वो समझते हैं कि जो मैंने आज सोचा है वो शायद आज से शुरू हो जाना चाहिए, फिर वो रिसोर्स जनरेट करते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो इनेबलिंग ट्रेनिंग देते हैं जो हमारे लोगों को, टेक्नीशियन इंजीनियर को चाहिए होती है, फिर वो फंड की अवेलेबिलिटी कैसे और कब करते हैं और कहाँ करते हैं, वो शायद एक मौजज़ा होता है। इस तरह अल्लाह ताला को बरकत डालता है। मैंने तो इस तरह इंडिजिनाइजेशन पाकिस्तान एयरफोर्स में देखी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ खुद कह रहे हैं कि हमें 9 साल में जहाज नहीं मिला। वो खुद कहते हैं कि आई डू नॉट ट्रस्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी। वो एक बेबसी का एलिमेंट मुझे नजर आता है। और आमना आप एग्री करेंगी कि जब आपका लीडर बेबस हो या एक डिसअपॉइंटेड या फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपके डाउन फाइटर पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर, वेपन कंट्रोलर, उनमें ही फ्रस्ट्रेशन नहीं फैलती। तो ये लीडर से सब कुछ शुरू होता है। तो ये मैसेज जो मर्जी कर लें, मेरा ख्याल ये है कि ये एलिमेंट जब तक उनकी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, गवर्नमेंट उस तरह फंड नहीं देती है और अपनी मर्जी से रिलीज करती है। तेजास की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपने आप को डिफेंड करती है कि हमें टाइम पर फंड ही नहीं दिए जाते। जब तक फंड मिलते हैं वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी होती है और नई चीजें आ चुकी होती हैं दुनिया में। तो ये लॉन्ग स्टोरी है। मेरा ख्याल है इंडियंस को बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ राफेल से काम नहीं बनेगा, उसकी इंटीग्रेशन भी उतना ही चैलेंजिंग होगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।